तो अगर बहुत ही सिंपल शब्द में कहा जाए, अखंड भारत मतलब अविभाजित भारत। अफगानिस्तान से होते हुए साउथ ईस्ट एशिया तक के जो हमारे देश है, बर्मा, तो यहाँ तक की जितनी भी भौगोलिक जमीन है वो सब एक राष्ट्र का पार्ट है, और उस राष्ट्र को की परिकल्पना और जो एक कल्पना है उसका रूप अखंड भारत है। जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, ये आइडिया तब से स्थापित आइडिया है कि भारत एक है और भारत एक राष्ट्र है। बट औरोबिंदो ने कहा था कि अगर जिनको ये एक राष्ट्र नहीं दिख रहा है उनको सही से समझ नहीं है, और ही रोट अ सीरीज ऑफ आर्टिकल न्यू लैम्प्स फॉर ऑल, कि आपको नए लैम्प्स चाहिए, नए लालटेन चाहिए भारत को नए तरीके से देखने के लिए। ओके, पार्लियामेंट में हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में जब एक फोटो लगाया अखंड भारत का, तो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो अब नहीं रहे, उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि क्या हमारी सीमाओं को भारत अपनी सीमाएं दिखा रहा है, इससे क्या तनाव बढ़ेगा नहीं? तो क्या हम इनकी सीमाओं के साथ छेड़खानी कर सकते हैं या नहीं? हमें अनडिवाइडेड इंडिया चाहिए। वी डोंट वांट द पार्टीशन ऑफ दिस लैंड, दैट इज हिंदू राष्ट्र। सो हिंदू राष्ट्र एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। पाकिस्तान के नेताओं ने उर्दू को असर्ट किया, पंजाबी आइडेंटिटी को असर्ट किया, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पंजाबी मुस्लिम डोमिनेट करते हैं। तो उन्होंने बलूचीज का सप्रेशन किया, उन्होंने सिंधीज का किया, बंगालीज का किया, पश्तून्स का किया। जब वो वहाँ के मुस्लिम्स को इंटरेस्ट नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, तो क्या वो इंडियन मुस्लिम्स को इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे? कि पाकिस्तान सर्वाइव बिकॉज ऑफ 3 A's, दैट इज आर्मी, अल्लाह, अमेरिका। क्या अखंड भारत बनना संभव है या सिर्फ एक संकल्पना या परिकल्पना मात्र है? जब हम ये सब हो जाएंगे, हम अखंड भारत भी बना पाएंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनंतमायस हिंदी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, और स्वागत है आपका पॉडकास्ट सीरीज के इस दूसरे एपिसोड में। जैसा कि लास्ट टाइम जब पहला जो पॉडकास्ट हुआ था, जो पहली सीरीज जो हुई थी, वहां हमने बात की थी राष्ट्र की। हमने बात की थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड स्टेट, और हमने बात की थी कि भारत का जो लोकतंत्र है वो कितना मजबूत है। आज और उसी सीरीज में हमने आपसे वादा भी किया था कि जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो होगा कि अखंड भारत क्या है। तो फाइनली मैं जीत कुमार राहुल सर के साथ यहाँ पर इस पॉडकास्ट रूम में उपस्थित हूँ, और स्पेशली मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राहुल सर को, जो कि उन्होंने समय निकाला स्पेशली पॉडकास्ट करने के लिए। और राहुल सर के बारे में खैर मैं आपको पिछली बार भी बता चुका हूँ, और अभी मैं दोबारा बता देता हूँ कि राहुल सर PSIR ऑप्शनल के विशेषज्ञ हैं। स्पेशली PSIR ऑप्शनल लेते हैं यूपीएससी में। पिछले 15 वर्षों से यूपीएससी सिविल सर्विसेज के छात्र छात्राओं को पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ भी राहुल सर हैं। तो राहुल सर से बेटर पर्सन अखंड भारत क्या है, शायद मुझे नहीं लगता कि कोई और बता सकता है अनंतमायस के इस प्लेटफॉर्म पर। तो मैंने आज राहुल सर से बात की कि सर प्लीज आप आइए और एक पॉडकास्ट करते हैं। तो राहुल सर ने कहा कि यार क्लास के बाद अगर समय बचेगा तो बिल्कुल ये पॉडकास्ट किया जाएगा। तो फाइनली सर से रिक्वेस्ट करके मैंने वो समय निकलवा लिया है। सो अगेन वेलकम राहुल सर, स्वागत है आपका। थैंक यू जी सर। तो सर पहला सवाल वही जहां से हमने लास्ट पॉडकास्ट का अंत किया था, या लास्ट पॉडकास्ट को खत्म किया था, कि लास्ट पॉडकास्ट में आपने बहुत अच्छे से ये बता दिया था कि एक राष्ट्र क्या है, एक नेशन, एक स्टेट में क्या डिफरेंस है, लोकतंत्र हमारा इतना मजबूत कैसे है। लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं अखंड भारत की। अब अखंड भारत की अगर मैं सर बात करूं तो ये जो संकल्पनाएं चल रही हैं, राजनीति को अगर मैं दूसरे पक्ष में रख दूं, सिर्फ हम एकेडमिक डिस्कशन करें तो सर ये अखंड भारत क्या है, ये संकल्पना आई कहां से? ये जो संकल्पना है ये वीर सावरकर की संकल्पना है। तो राजनीति, क्योंकि राजनीति में तो बहुत सारे विशेषज्ञ बहुत सारे चैनलों पर बैठकर अखंड भारत की बात करते हैं। मैं केवल इस पर आपसे एक एकेडमिक डिस्कशन चाहता हूं। तो स्पेशली पहला सवाल तो मेरा यही है कि अखंड भारत की संकल्पना है क्या, और ये संकल्पना सर आई कहां से? तो
जैसे जीत, जब हमने लास्ट डिस्कशन किया था तो उसी दिन ही तुमने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि सर नेक्स्ट वीक हम इस पर बात करेंगे। तो अभी तुमने संडे आने से पहले ही मुझे बहुत पुश करते हुए आज ही पकड़ लिया कि नहीं, आज हम करके जाएंगे। तो तुम्हारी एनर्जी को मतलब जो हमारे आपके स्टूडेंट्स हैं जो देखेंगे ये पॉडकास्ट, उन्हें बता दूं कि जी सर इज वेरी मच कंसर्न फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स कि नहीं सर करना ही है और कैसे भी करना है। तो हमने जब पिछली बार बात करी थी तो हमने बात की थी कि भारत में लोकतंत्र क्यों इतना मजबूत है, लोकतंत्र की जड़ें क्यों मजबूत हैं, क्या भारत में लोकतंत्र खतरे में आ सकता है। और मैंने कोशिश की थी ये समझाने की कि एक नेशन और स्टेट, देश और राष्ट्र में क्या डिफरेंस है। और आई होप जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि स्टेट एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है और नेशन एक साइकोलॉजिकल इमोशनल कॉन्सेप्ट है। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगर हम वहाँ से ही आगे इसको कनेक्ट करते हुए चले तो बात होती है अखंड भारत की, जो विच यू सेड दैट सर हमें इस पर डिस्कशन करना चाहिए। तो अगर बहुत ही सिंपल शब्द में कहा जाए, अखंड भारत मतलब अविभाजित भारत, जो बटा नहीं है, जिसके टुकड़े नहीं हुए हैं। तो अविभाजित भारत की जब हम कल्पना करते हैं तो अखंड भारत में जो हमारे आसपास के देश हैं और इसमें भी अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं। तो जैसे जो एक सबसे बड़ा एक्सेप्टेड इस पर नोशन है, एक कॉमन ओपिनियन है कि अखंड भारत हमारे जो ये आसपास के देश हैं, अफगानिस्तान से होते हुए साउथ ईस्ट एशिया तक के जो हमारे देश हैं, बर्मा जो पहले बर्मा होता था, अब म्यांमार है, तो यहाँ तक की जितनी भी भौगोलिक जमीन है वो सब एक राष्ट्र का पार्ट है। और उस राष्ट्र की परिकल्पना और जो एक कल्पना है उसका रूप अखंड भारत है। तो जब मतलब हम हिस्ट्री में जाते हैं मध्य एशिया से लेकर साउथ ईस्ट तक का जो भी भौगोलिक हिस्सा है, जैसे अशोका के टाइम पे हुआ, जो हम मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं कि मौर्यन एम्पायर में यहाँ तक हमारी सीमाएं थी और मौर्यन एम्पायर में हमारी सीमाएं अफगानिस्तान से होते हुए साउथ ईस्ट एशिया तक की थी। और इस भौगोलिक भाग को अखंड भारत के रूप में देखा जाता है। तो बेसिकली इसको हम ये भी कह सकते हैं अविभाजित भारत को अखंड भारत कहा जाता है, अनडिवाइडेड इंडिया। बिल्कुल सर। सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ अखंड भारत इज। ठीक, तो सरल शब्दों में अखंड भारत तो ये है। अब ये डिबेट ये डिबेट आज की नहीं है, ये डिबेट व्हेन द फ्रीडम मूवमेंट वाज गोइंग ऑन, जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, ये आइडिया तब से स्थापित आइडिया है कि भारत एक है और भारत एक राष्ट्र है। तो जैसे मैंने पिछली बार भी ये बात कही थी कि औरबिंदो इज नोन एज द प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, क्योंकि जो ब्रिटिश थे उन्होंने एक क्वेश्चन उन्होंने ये हमारे सामने चैलेंज थ्रो किया था कि इंडिया तो एक राष्ट्र ही नहीं है और राष्ट्र एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, तो हम एक स्टेट नहीं हो सकते। बट औरबिंदो ने कहा था कि अगर जिनको ये एक राष्ट्र नहीं दिख रहा है उनको सही से समझ नहीं है, और ही रोट अ सीरीज ऑफ आर्टिकल न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, कि आपको नए लैम्प्स चाहिए, नए लालटेन चाहिए भारत को नए तरीके से देखने के लिए। ओके, तो ये यहाँ से आज का नहीं है। अब जब पार्लियामेंट में हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में जब एक फोटो लगाया अखंड भारत का, जो न्यू पार्लियामेंट है उसमें एक पूरा हम मुरल कह सकते हैं, एक पूरी पेंटिंग लगाई है अखंड भारत की। तो जब वो अखंड भारत की हमने पेंटिंग लगाई है तो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन हुआ है हमारे नेबरहुड पे, और इनसिक्योरिटी जनरेट हुई है हमारे आसपास के देशों में कि भारत इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसीज शो कर रहा है, कि जो भारत की प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके एम्बिशन और एस्पिरेशन है अखंड भारत क्रिएट करने की। तो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे जो अब नहीं रहे, उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि क्या हमारी सीमाओं को भारत अपनी सीमाएं दिखा रहा है, इससे क्या तनाव बढ़ेगा नहीं। तो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट जब हम पुश करते हैं, हमारी सरकार पुश करती है, तो इससे हमारे आसपास के देशों के साथ हमारे जो संबंध हैं उनमें तनाव आता है। तो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट तो ये है, बट इस कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हैं, और सबसे बड़ा तो यही है कि हम जब हमारे 1947 से अब यूएन है, और यूएन का आर्टिकल 2 कहता है कि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी सैक्रोसेंट है, हर देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी सैक्रोसेंट है। आर्टिकल 2 में ये लिखा हुआ है यूएन के कॉन्स्टिट्यूशन में, और हम उसका पार्ट हैं।
तो क्या हम इनकी सीमाओं के साथ छेड़खानी कर सकते हैं या नहीं? तो अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो है अविभाजित भारत, जो अफगानिस्तान से लेके मध्य एशिया से होते हुए साउथ ईस्ट एशिया तक जाता है। इस भौगोलिक भाग को अखंड भारत के रूप में देखा जाता है। ग्रेट सर। बट सर दूसरा सवाल जो कॉमन मतलब ये तो एकेडमिक डिस्कशन के रूप में सर आपने बता दिया कि भाई यहाँ से यहाँ तक का एक भौगोलिक हिस्सा अखंड भारत है, इसकी संकल्पना क्या है वो आपने बता दी। लेकिन जैसे हम बहुत सारे लोग मैंने बोलते हुए सुने, बहुत सारे बाबा भी बोलते हुए सुने, बहुत सारे राजनीतिक जो है मैंने बोलते हुए सुने, इवन हमारी पार्लियामेंट में भी अखंड भारत का जो मैप है वो लगा हुआ है। तो अखंड भारत पहले नहीं लगा हुआ था, पहले अब लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो पहले सर अब वही सरकारों में डिफरेंस भी है सब, क्योंकि पॉलिटिकल थॉट्स होते हैं सबके, सबकी अपनी विचारधारा होती है। तो पहले पार्टी की अलग विचारधारा थी, आज जो सरकार है उसकी अलग विचारधारा है, उसमें कोई इशू नहीं है। अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र, क्या ये दोनों अलग अलग विचार हैं सर? ये बहुत ही दो अलग विचार हैं अपने आप में। ये दो अगर हम एक लाइन लें तो दो अलग अलग धुरी हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉन्टिनम के दो कॉन्सेप्ट हैं, हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत। नाउ बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स भी ऐसा हैं, जो ये इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, जो ये मानते हैं कि अखंड भारत होना चाहिए था। और ये बात आजादी के जब आजादी का संघर्ष चल रहा था, ये वो भी कहते थे कि हमें अनडिवाइडेड इंडिया चाहिए, वी डोंट वांट द पार्टीशन ऑफ दिस लैंड, ठीक है ना। ये भूभाग एक है, हमारा कल्चर एक है, हम एक सभ्यता का पार्ट हैं। तो ये सिर्फ हिंदू नेशनलिस्ट का आइडिया नहीं था, ये बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स भी थे जो अखंड भारत को सपोर्ट करते थे। आज भी बहुत ज्यादा कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में भी जो अखंड भारत के अगेंस्ट नहीं है। तो अगर मौर्य के टाइम पर यह भाग एक था, तो मुगल शासक के टाइम पर भी ये भाग एक था। तो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट को बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स भी सपोर्ट करते हैं। बट हिंदू राष्ट्र का मतलब हो जाता है असर्शन ऑफ वन आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी को असर्ट करना, जिसे मैं हमेशा कहता हूं दैट इंडिया कंसिडरिंग द काइंड ऑफ डाइवर्सिटी वी हैव, जितना हमारे यहाँ पे भिन्न भिन्न तरह के कल्चर हैं, लोग हैं, भाषाएं हैं, तो अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो वो असर्शन ऑफ वन आइडेंटिटी हो जाएगा, दैट इज हिंदी, हिंदू राष्ट्र। सो हिंदू राष्ट्र एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। अगर हम हिंदू राष्ट्र को बहुत पुश करेंगे तो इससे बाल्कनाइजेशन हो जाएगा, डिविजन्स होंगे, ठीक है ना। जितनी हमारे यहाँ पे सही बात है, पॉपुलेशन डिवाइड हो जाएगी। यस, बिल्कुल। तो हम हिंदू राष्ट्र को अगर असर्ट करेंगे तो जो हमने पिछली बार भी बात की थी कि वो लोकतंत्र के लिए भी खतरा है, वो देश के लिए भी खतरा है, देश की अखंडता के लिए भी खतरा है, ठीक है ना। तो हम हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट मानते हैं और अखंड भारत के कॉन्सेप्ट को एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट मानते हैं कि ये यहाँ की सारे लोग एक ही सभ्यता का पार्ट थे, ये पूरा भाग एक ही भूगोल का पार्ट है। तो अखंड भारत को बहुत ज्यादा लोग हैं ऐसे जो एक पॉजिटिव लाइट में देखते हैं, बट हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट हो सकता है क्योंकि ये असर्शन ऑफ वन आइडेंटिटी हो जाएगा। तो इट मींस वी कैन से कि बहुत सारे जो डिफरेंट धर्म के लोग हैं, संप्रदाय के लोग हैं, वो इस बात को लेके हमेशा, क्योंकि मेजोरिटी और माइनॉरिटी का इशू हमेशा इंडिया में रहा है, हर जगह रहा है, हर जगह रहा है, इंडिया में नहीं रहा है ये, स्पेशली इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो ऑफ कोर्स इशू तो रहा ही है। हमारे यहाँ कल्चर इतने ज्यादा हैं, कल्चर का मतलब होता है वे ऑफ लाइफ। हमारे यहाँ इतने भिन्न तरह के लोग हैं, इतनी भाषाएं हैं कि एक आइडेंटिटी को सबके ऊपर थोपना एक तरीके से, जिसको हम इंग्लिश में फंडामेंटलिज्म कहते हैं, कि एक बिलीफ को औरों पर हम नहीं थोप सकते। तो अगर हम 3H का आइडिया असर्ट करेंगे तो इसका मतलब हम बाल्कनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, देश के टुकड़े विभाजन हो सकते हैं, क्योंकि उसके लिए एक हम जैसे नॉर्थ ईस्ट पे अपनी आइडेंटिटी नहीं थोप सकते, वहां के लोगों का सभ्यता अलग है, थोड़ा कल्चर अलग है। तो हमें एसिमिलिएशन करना होगा, हमें उनको अपने साथ जोड़ना होगा। हम असर्ट करके अगर उनको दबाने की कोशिश करेंगे तो उससे विभाजन की तरफ ही हम जाएंगे। तो 3H का कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक हो सकता है, बट हाँ, अखंड भारत को बहुत ही पॉजिटिव लाइट में देखा जाता है। बहुत सारे पॉलिटिकल स्कॉलर्स हैं जो मानते हैं कि हम लोगों के साथ गलत हुआ। अगर आप देखो, विभाजन हम लोगों के लिए एक विपदा की तरह आया, ठीक है ना। जैसे हमारे फोरफादर्स थे, हमारे ग्रैंडफादर्स थे, मेरे ग्रैंडफादर लाहौर से है, वो फ्रीडम फाइटर थे,
तो हाँ, हम लाहौर से आए हैं, ठीक है that I know, sir. हाँ Yes. तो यू नो दैट, तो हम उस टाइम हम रावलपिंडी में था हमारा घर, तो ये एक आपदा की तरह आया था यहाँ के लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ये एक तरीके का इनजस्टिस था जो कि एक विदेशी सरकार ने, ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने हम लोगों के साथ किया। तो वो ये जो बाउंड्रीज खींच दी यहाँ पर, ये तो आर्टिफिशियल है। तो अखंड भारत को बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो मानते हैं कि ये हम लोगों के साथ जो इनजस्टिस है उसको, पूरा हिस्टोरिकल इनजस्टिस को ठीक करना अखंड भारत है। बट हिंदू राष्ट्र असर्शन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ वन पीपल विल गोइंग टू बी टोटली रॉन्ग फॉर सच डाइवर्स कम्युनिटी एंड डाइवर्स पीपल। तो वी कैन से कि भाई ब्रॉडर तरीके से अगर हम कहें तो हिंदुत्व जो अखंड भारत है उसको बनाने में बहुत सारे लोग पाकिस्तान से, और बहुत सारे लोग साउथ ईस्ट एशिया से, बहुत सारे लोग हमारी मतलब हेल्प करेंगे, उसमें कोई इशू की हेल्प करना चाहते हैं, करना चाहिए भी। हाँ। वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट जो है। हाँ। दूसरा, लेकिन उस अखंड भारत में हिंदू भी हैं, हाँ, मुस्लिम भी हैं, हाँ, सिख भी हैं, हाँ, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, पारसीज भी हैं, हाँ, सारे के सारे लोग हैं। मतलब हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो जितनी अखंड भारत की और ज्यादा है, एड्रेस करती है, वो एड्रेस करती है। अखंड भारत का कॉन्सेप्ट एक इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है, एक प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। बट जो हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है वो एक बहुत ही एक्सक्लूजनरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अगर हम अभी मोहन भागवत जी का बयान भी सुने, आरएसएस चीफ, उन्होंने भी जब ये कहा कि इंडिया सिर्फ हिंदुओं का देश नहीं है, हाँ, ठीक है ना, उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स को भी ये समझना होगा, यहाँ के मुस्लिम्स को भी, कि हम एक ही सभ्यता के लोग हैं, सिर्फ हमने रिलीजन दूसरा रखा है। बिल्कुल। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनके बात जरूर समझाना चाहूंगा, जो मैंने देखा स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, कि रिलीजन और कल्चर दो अलग अलग बातें हैं। और बहुत बार लोग समझते हैं कि रिलीजन एक बहुत बड़ा यूनिटरी फोर्स है। नहीं, रिलीजन से ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्गर यूनिटरी फोर्स कल्चर होता है। इस बात को अगर मैं और ज्यादा गहराई से समझाने की कोशिश करूं तो इसको आपको ऐसा समझना होगा कि बंगाली एक कल्चर है, तमिल एक कल्चर है, ओके, तेलुगु एक कल्चर है। अब बंगाली हिंदू भी हो सकता है, बंगाली मुस्लिम भी हो सकता है, तमिल हिंदू भी है, तमिल हिंदू भी है, तमिल मुस्लिम भी है। बिल्कुल। तो बंगाली मुस्लिम और तमिल मुस्लिम आपस में क्या बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बंगाली हिंदू और बंगाली मुस्लिम कर सकते हैं, हाँ। उनका खान पान एक जैसा होगा, हाँ। उनका पहनावा एक जैसा होगा। तो आप देखोगे कि बंगाली कल्चर के लोगों में ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फोर्स है, और बंगाली मुस्लिम और तमिल मुस्लिम तो बोल भी नहीं सकता। तो ऐसे ही अगर एक अफगान है, एक अरब मुस्लिम है, तो ये एथनिसिटीज हैं। मुस्लिम अरब वाला भी है वेस्ट एशिया में, मुस्लिम अफगान भी है, मुस्लिम पाकिस्तानी भी है, मुस्लिम। तो अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के मुस्लिम की बात करें तो वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स हैं, वो अरब्स हैं, उनका कल्चर अलग है, उनकी भाषा अलग है, यहाँ के लोगों की भाषा अलग है। तो यहाँ का मुस्लिम और वहां का मुस्लिम अलग अलग है। तो हमें ये समझना होगा कि रिलीजन अलग है और कल्चर अलग है। और जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो हम कल्चर की बात करते हैं कि हम सब लोग यहाँ पर एक जैसे ही हैं, सिर्फ भिन्न भिन्न सब, हम बस हमारा धर्म अलग है, वरना हम सबका कल्चर एक है। और यही बात औरबिंदो ने कही थी। तो सर, जैसे अगर एक राष्ट्र की बात करें या किसी एक पर्टिकुलर धर्म की बात करें, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एथिस्ट हैं, हाँ, फिर वो कहाँ? हाँ, तो तभी हमारे यहाँ पे एथीस्ट भी रह सकते हैं। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी कि हिंदू एक किताब से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है ना। अगर आप सनातन में देखो तो ब्लेस्ड सेमी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो एक सोच ही ऐसी है। मैंने भी वो पॉडकास्ट सुना है। एक हिंदू भगवान को डिनाई भी कर सकता है, ठीक है ना। तो वो यही कहते हैं कि ये भारत अगर एक सेक्युलर देश है तो वो हिंदुओं की वजह से है, क्योंकि उनकी सोच की वजह से, क्योंकि हिंदू एक किताब से जुड़ा हुआ नहीं है। और ऐसे मैंने कहा कि ब्लेस्ड सेमी का कॉन्सेप्ट सनातन में है ही नहीं। आप भगवान को डिनाई भी कर सकते हो, नहीं मान, ठीक है ना। आप एथीस्ट भी हो सकते हो, ठीक है ना। तो आप भगवान को डिनाई करते हुए भी हिंदू हो सकते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए एक जब हम बात करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट जो राष्ट्र का है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है ना। यूरोपियन कॉन्सेप्ट का जो राष्ट्र का आइडिया है वो है यूनिटी इन यूनिफॉर्मिटी, एक जैसे लोग ही देश बना सकते हैं। हम ऐसा मानते ही नहीं, हम कहते हैं भिन्न भिन्न सभ्यताओं के लोग, भिन्न भिन्न लैंग्वेज, भिन्न भिन्न रिलीजन के लोग भी राष्ट्र बना, एक देश बना सकते हैं, क्योंकि हम मानते हैं यूनिटी इन
डाइवर्सिटी। दैट्स वाई बहुत सारे जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने ये भारत पर ये बहुत सारा एक तो सपेरों का देश, पहली बात तो जो लगातार मैं सुनते आ रहा हूँ। दूसरा कि भारत एज अ लोकतंत्र कभी टिकेगा ही नहीं, क्यों? हाँ। क्योंकि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। उनको सिर्फ भारत के लोकतंत्र नहीं टिकेगा, से ज्यादा भारत ही नहीं टिकेगा एज अ देश, क्योंकि इतने 10 किलोमीटर पर खाना रहना सहना बदल जाता है। तो उनको कैसे था हो कि सकता है? हमारा डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, बाल्कनाइजेशन हो जाएगा। और इसका क्रेडिट हमारे संविधान के निर्माता को जाता है, जिन्होंने ये बात को रियलाइज किया और उन्होंने कल्चरल राइट्स दिए। ठीक है ना, देखो 3 जनरेशन ऑफ राइट्स होते हैं। पहले राइट्स होते हैं सिविल पॉलिटिकल राइट्स, दूसरे राइट होते हैं सोशो इकोनॉमिक राइट्स। तो मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट सोशो इकोनॉमिक राइट्स की बात करते हैं, लिबरल्स सिविल पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं। अब 3rd जनरेशन राइट्स की बात है, कल्चरल राइट्स, जो कि माइनॉरिटीज को दिए जाते हैं। तो हमारे देश में अगर आप देखो तो रिलीजियस राइट्स भी हैं और लिंग्विस्टिक राइट्स भी हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तीनों राइट्स को देता है। तो हमने पहले दिन से ही ये माना कि भारत में इतने सारे कल्चर्स हैं, तो हमें कल्चरल राइट्स देने पड़ेंगे। तो अगर हम एक आइडेंटिटी को असर्ट करेंगे, जो कि गलती की आसपास के अगर आप देश देखो तो वहां पर यही गलती की वहां के नेताओं ने और वहां के लीडर्स ने, कि पाकिस्तान ने बंगालीज का सप्रेशन किया। उन्होंने बंगाली को 2nd लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया, जबकि हमने 21 लैंग्वेजेस को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया। 22 अब 22 हो गई हैं। तो पाकिस्तान के नेताओं ने उर्दू को असर्ट किया, पंजाबी आइडेंटिटी को असर्ट किया, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पंजाबी मुस्लिम्स डोमिनेट करते हैं। तो उन्होंने बलूचीज का सप्रेशन किया, उन्होंने सिंधीज का किया, बंगालीज का किया, पश्तून्स का किया। जब वो वहां के मुस्लिम्स को इंटरेस्ट नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, तो क्या वो इंडियन मुस्लिम्स को इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे? तभी श्रीलंका का भी देखें तो लिट्टे मूवमेंट, उन्होंने तमिल्स को सप्रेस किया, उन्होंने तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं माना। नेपाल में मितीस को मधेसीज, तो नेपाल में मधेसीज को पहाड़ीज ने सप्रेस किया। तो अगर आप आसपास देखोगे तो एक ही कंट्री है जिसने डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट किया और वो कंटिन्यू भी है। इसीलिए हाँ, मतलब इंटरनल इश्यूज जो होते हैं वो तो कम्युनल और ये सब अलग है, और उसके लिए प्रशासन शासन सारी चीजें हैं। बट ये एक्सेप्ट तो किया है। नाउ इट इज क्लियर and students will able to understand that Hindu Rashtra will going to be a negative concept, and Akhand Bharat we need to see in the positive light. It is like correcting historical injustice which has been done to us by the imperial powers. There's a very famous, a good quote and a very good saying by Manmohan Singh, Prime Minister, our former Prime Minister Manmohan Singh. He said, "I dream for a day when I should be able to have breakfast in Amritsar." जब मैं सुबह का नाश्ता अमृतसर कर पाऊं, बिल्कुल, my lunch in Lahore and my dinner in Kabul. But he was talking about economic integration. He was economist. So it's like a borderless region. And Akhand Bharat is political integration. So there's a difference. But he said, even I dream for the day when I should be able to have lunch, my breakfast in Amritsar, lunch in Lahore and my dinner in Kabul. But he was saying कि let's economically integrate this region. And now you can understand, अगर ये बॉर्डर्स खुल जाएं, somehow कश्मीर इशू सॉल्व हो जाए, टेररिज्म का इशू खत्म हो जाए और बॉर्डर्स खुल जाएं, तो ये किनकी डेस्टिनी बदलेगा? जो यहाँ के लोगों की डेस्टिनी बदलेगा। It can do wonders for the people of subcontinent. ठीक है ना, यहाँ पर जो हमारा लो HDI है वो इंप्रूव होगा। ठीक है ना, तो इट विल चेंज द डेस्टिनी ऑफ द मिलियंस ऑफ द पीपल ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। हमारा सार्क डिसफंक्शनल है, हमारा साफ्टा इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो अगर ये चीजें हो जाएं तो इट कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ द मिलियंस इन द सबकॉन्टिनेंट। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा खैर दूसरा सवाल जो आगे आने वाला सवाल था वो भी था, पर उससे पहले जो आपने बताया तो मतलब बहुत अच्छा लगा सर। ये स्पेशली कि हमारे आसपास के कंट्रीज को अगर हम देखें, बांग्लादेश को देखें, इवन पाकिस्तान, जैसे मान लो कभी एक भाषा एक राष्ट्र की बात आती है तो पाकिस्तान ने उर्दू को एज ए नेशनल लैंग्वेज रखा, बट राष्ट्र कभी भी एक भाषा की वजह से एक राष्ट्र कभी अखंड नहीं हो सकता है। इसके एग्जाम्पल हमें देखने को मिले। इवन अशोका की जो पॉलिसी थी वो भी अलग अलग डिफरेंट जो भाषाएं थी, उनके जो अलग अलग जो शिलालेख हैं उन पे अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लिपियां हैं, तो उन्होंने भी कभी इस चीज को प्रमोट नहीं किया। इवन श्रीलंका में देखें तो यही इशू है, इधर पाकिस्तान में देखें तो यही इशू है। तो इसी वजह से वो अलग लिट्टे मूवमेंट लीडर्स ने क्या कहा, उन्होंने क्या किया शुरू से, उन्होंने रिलीजन के नाम पे एक देश बनाना चाहा, बट खाली रिलीजन के नाम पे वहां से ज्यादा मुस्लिम्स हमारे देश में। हाँ, ठीक है ना, तो और
पाकिस्तान के लीडर्स को ये पॉलिसी है, ये गलतफहमी है कि पाकिस्तान लीडर्स आर द वॉइस ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया. नो, दे आर नॉट. इंडियन मुस्लिम्स डू नॉट कंसीडर. मैं जितने भी इससे मिला हूं, ये जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने मेरे को आज तक कोई नहीं मिला जो ये कहे कि पाकिस्तान के लीडर्स हमारी वॉइस हैं. और उन्होंने तो टू नेशन थ्योरी को तब से उनके जो दादा हैं या उनके जो बड़े हैं, उन्होंने तो टू नेशन थ्योरी को 1947 में रिजेक्ट कर दिया, तभी वो यहाँ हैं. तो जिन्होंने टू नेशन माना वो वहां चले गए, जिन्होंने टू नेशन को रिजेक्ट किया वो यहाँ रह गए. तो इतने सारे मुस्लिम्स यहाँ रह गए. यही जिन्ना के आइडिया का सेटबैक था कि सारे मुस्लिम्स उनकी आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करते. हाँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद. वही. और फिर बांग्लादेश का बनना, ईस्ट पाकिस्तान से अलग होना, ये क्लियर व्यू, it proves again that two nation theory was a policy. बिल्कुल. और फिर बाद में पाकिस्तान टूटा भी सर दो हिस्सों में, जब बांग्लादेश. तो वही मैं आपको बताया कि ईस्ट पाकिस्तान का बांग्लादेश बनना ये क्लियरली प्रूव करता है कि टू नेशन थ्योरी वाज अ पॉलिसी गिवन टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ सिलेक्टेड फ्यू. कुछ लोगों का उससे इंटरेस्ट सर्व हो रहा था, इसलिए वो बना. एग्जैक्टली मेरा यही अगला सवाल था सर. अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे टू नेशन थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ देखने को मिलता है कि पाकिस्तान बना, बाद में बांग्लादेश बना. जो इंडिया और पाकिस्तान जो डिवाइड हुआ स्पेशली, वो किसके फायदे में ज्यादा था? ब्रिटिशर्स के, ये जिन्ना के? ये मुझे लगता है हमने पिछली बार इस पर एक थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया था बस, और तुमने कहा था कि बस अब मुझे ये और जानना है. हाँ हाँ, और दैट्स वाई मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था मैंने लिखा हुआ था कि मैं जरूर पूछूंगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि भारत डिवाइड हुआ और पाकिस्तान जब बना तो ये ब्रिटिशर्स मतलब यूएसए जो वेस्ट कंट्रीज हैं उनके पक्ष में ज्यादा है, तो इसके किसके मतलब बेसिकली किसके फायदे में? जिन्ने के फायदे में तो था ही, लेकिन ब्रिटिशर्स के फायदे में था कि नहीं था? मतलब उनका क्या थॉट प्रोसेस था? अगर आप उस पे कुछ देखो प्रकाश डालें सर. अगर हम हिस्ट्री बुक्स पढ़ते हैं तो हमें यही बताया गया है कि हमारी पॉलिटिक्स में पहले हिंदू मुस्लिम नहीं था, कॉम्युनल डिवाइड नहीं था. 1857 से पहले हमारी पॉलिटिक्स कॉम्युनल नहीं थी. बिल्कुल. जब 1857 का रिवोल्ट हुआ और मेरठ में बागियों ने रिवोल्ट स्टार्ट किया तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना एम्परर प्रोक्लेम किया. तो उससे पता चलता है कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड नहीं था. बाद में ब्रिटिश ने ब्लेम मुस्लिम को किया और बाटों की डिवाइड एंड रूल वाज द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश. ये सब बातें हमें पता है. अब हमें ये समझना पड़ेगा, अगर इसको हम और गहराई से फिर समझना चाहते हैं जी, तो इसके रूट्स शीत युद्ध में जाते हैं. ठीक है ना. अब बहुत लोग मानते हैं शीत युद्ध कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद. ठीक, ऐसे ही लोग मानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड एंड कोल्ड वॉर स्टार्टेड, शीत युद्ध स्टार्ट हुआ. बट इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि शीत युद्ध का स्टार्ट बोल्शेविक रेवोल्यूशन से होता है. जब बोल्शेविक्स सोवियत में पावर एक्वायर कर लेते हैं जार के रिजीम को हटा के. ठीक है ना. और बोल्शेविक्स मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे. ठीक है. मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट. तो जब बोल्शेविक्स पावर में आए, ठीक है ना, और ये हुआ अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ऐसा माना जाता है कि कोल्ड वॉर तब से स्टार्ट हो गया था जब बोल्शेविक पावर में आए बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट. तो कैपिटलिस्ट को सबसे ज्यादा, आई होप कैपिटलिज्म हमारे स्टूडेंट समझते हैं. ठीक है, स्टूडेंट जो भी दर्शक है वो सब समझते हैं कैपिटलिज्म, पूंजीवाद क्या है, पूंजीवाद. बिल्कुल. ठीक है. कैपिटलिस्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा बन के उभरे कम्युनिस्ट. ठीक है. इनफैक्ट जो हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, उस जब हिटलर ने एग्रेशन शो किया तो कैपिटलिस्ट ने कुछ नहीं किया जब हिटलर एग्रेशन शो कर रहा था, क्योंकि कैपिटलिस्ट को लगता था कि फासिस्ट हिटलर मुसोलिनी कम्युनिस्ट को दबा रहे हैं. तो कैपिटलिस्ट के लिए तो बहुत बढ़िया था. बट जब हिटलर का एम्बिशंस और एस्पिरेशन बढ़ गए तब उन्होंने सोवियत के साथ एक अलायंस किया. और ना उससे पहले वो चाहते थे फासिस्ट और कम्युनिस्ट एक दूसरे को खत्म कर दें और कैपिटलिज्म जीत जाए. तो ये रूट्स वहां जाते हैं. अब उन्होंने अलायंस किया कम्युनिस्ट के साथ और भारत के लेफ्टिस्ट ने भी उस टाइम पे फिर ब्रिटेन को सपोर्ट किया. ठीक, इतनी बात समझ आती है. इतनी बात समझ में आती है. अब फासिस्ट की डिफीट होती है, जर्मनी का डिवीजन होता है और अब हम कहते हैं कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है बिटवीन यूएस, वेस्टर्न कैपिटलिस्ट, वेस्टर्न यूरोपियन एंड यूएसएसआर. तो बेसिकली कोल्ड वॉर को आइडियोलॉजी का कॉन्फ्लिक्ट कहा गया कि कौन सी आइडियोलॉजी सुप्रीम है, दुनिया किस तरीके से चलाई जाएगी. ठीक. अब भारत को उस टाइम पर मूवमेंट पीक पे था और हमारी म्यूटनी भी हो गई थी
ब्रिटिश के खिलाफ, उसमें नेवी में। अच्छा, नेवी, और हाँ। आर्मी पे वो ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, आजाद हिंद फौजी बन गया था। तो हमारे यहाँ पे राइटिस्ट का मानना यही है कि ब्रिटिश लेफ्ट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द आजाद हिंद फौज, बिकॉज दे वर नॉट इन अ पोजिशन टू ट्रस्ट द लॉयल्टी ऑफ द इंडियन आर्मी एनी मोर। तो अब ब्रिटिश को जाना था। अब अगर एक अनडिवाइडेड इंडिया कांग्रेस के हाथ में आ जाता, क्योंकि ये कंफर्म था कि पावर में कांग्रेस आएगी और पहला प्राइम मिनिस्टर आजाद भारत का नेहरू होंगे, और नेहरू सोशलिज्म की तरफ इंक्लाइंड थे। तो सबसे बड़ा खतरा एक तो यहाँ के पूंजीवादियों को था भारत के, कि अगर नेहरू आ गए सत्ता में और वो सोशलिस्ट हैं तो नेशनलाइजेशन हो जाएगा सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी का। तो जितने भी फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जमींदार थे, जिनका पैसा था, तो एक तो वो बहुत खतरे में, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा था। तो इसीलिए जब जो बेसिकली अगर आप मुस्लिम लीग को देखते हो तो मुस्लिम लीग एक पार्टी थी रिच मुस्लिम फ्यूडल लॉर्ड्स की, ठीक है ना, और उन्होंने इस्लाम और रिलीजन को यूज किया एक तो अपने इंटरेस्ट सर्व करने के लिए। अदरवाइज अगर आप देखो तो जिन्ना ही हिमसेल्फ वाज नॉट अ डिवोट मुस्लिम, अल्कोहल इज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम एंड ही वाज अ फॉन्ड ड्रिंकर। Even cigar or smoking is allowed in Islam, but not alcohol. And he was a fond drinker. So he didn't had the commitment for Islam, but he used religion for the interest of the capitalists, and that's what Marx said. Religion is opium of masses. ठीक है ना, रिलीजन एक अफीम है जो गरीबों को दी जाती है कैपिटलिस्ट द्वारा अपने इंटरेस्ट सर्व करने के लिए। तो उन्होंने भी रिलीजन यूज किया और उन्हें एक अपना देश बनाना था जिसमें वो अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सकें। अदरवाइज आज भी पुअर मुस्लिम की कंडीशंस चेंज नहीं हुई हैं पाकिस्तान में, तो सफर कौन कर रहा है? पुअर मुस्लिम्स, ठीक है ना। तो क्लास स्ट्रगल है वो। तो अब मुस्लिम लॉर्ड्स को अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना था, उधर से कैपिटलिस्ट ऑफ द वेस्ट को अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना था। अगर एक अविभाजित भारत के हाथ अविभाजित भारत बन जाता, और भारत का अगर आप देखो, अब भारत ज्योग्राफिकली किस रीजन में था? सोवियत के पास था, बिल्कुल। चाइना भी कम्युनिस्ट हो गया, तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का दबदबा हो जाता। तो उनको एक ऐसा देश बना के जाना था जहां से वो कम्युनिज्म को कंटेन कर पाए, रोक पाए, और इसीलिए पाकिस्तान बना जो कि कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट सर्व करता था। उन्होंने यहाँ पे मिलिट्री बेस एक्वायर किया, बिकॉज आजादी के बाद पाकिस्तान ने यूएस लेड मिलिट्री अलायंस ज्वाइन किया जिसका नाम सेंटो है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स शुड चेक हु वर द मेंबर्स ऑफ सेंटो व्हेन इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो सेंटो बनते ही यहाँ पर यूएस का मिलिट्री बेस आ गया, जो उन्होंने यूज किया जब सोवियत ने अफगानिस्तान में एंट्री करी 1979 में। उन्होंने पाकिस्तान को यूज करके इस्लामिक मुजाहिद तैयार किए जो सोवियत से लड़े, और अफगान इन्वेजन बिकेम वन ऑफ द रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ सोवियत। तो अगर हम ऐसे देखें तो आपको दिखेगा कि पाकिस्तान किसके लिए बनाया गया? वेस्टर्न कैपिटलिस्ट के लिए। और आज तक पाकिस्तान किसका इंटरेस्ट सर्व करता है? वेस्टर्न कैपिटलिस्ट। बिल्कुल। इवन अभी और इसीलिए ये बात कही जाती है कि पाकिस्तान सर्वाइव्स बिकॉज ऑफ 3 A's, दैट इज आर्मी, अल्लाह, अमेरिका। तो पाकिस्तान के पास सिर्फ ये 3 A हैं, तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं, एक आर्टिफिशियल स्टेट है। क्योंकि अगर वो कहें कि रिलीजन है, तो रिलीजन तो हमारे यहाँ ज्यादा मुस्लिम्स हैं। तो पाकिस्तान देश एक आर्टिफिशियल देश है जो कुछ लोगों के इंटरेस्ट सर्व कर रहा है, बस ये बात सबको पता नहीं है। नहीं तो अगर देखो तो वहां के बस आर्मी जनरल्स पावर लिए बैठे हैं और एक आर्टिफिशियल थ्रेट किया हुआ है उन्होंने कि अगर हम नहीं होंगे तो इंडिया आके एक्वायर कर लेगा और इसे हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। हम हिंदू राष्ट्र चाहते ही नहीं, हम तो अखंड भारत चाहते हैं। तो जैसा कि कुमार विश्वास ने किसी एक मन से कहा था, कुमार विश्वास जी ने, कि भारत आज है कल रहेगा, पाकिस्तान आज है, पाकिस्तान का कुछ पता नहीं कि कल रहेगा कि नहीं रहेगा। स्टेट है ना। हाँ, और जो आइडियोलॉजी है और आज भी कहीं ना कहीं यूएसए के देखना होगा ना, हित को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्लिफ लाइन एक आर्टिफिशियल बॉर्डर है। तभी तो देखिए ना, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, यूएस दौड़ा आ गया। देखो यूएस की एक ऑफिशियल पॉलिसी है कि टेंशंस हाई रहे ताकि उसके आर्म्स बिकते रहें, आर्म्स बिकते रहें, टेंशंस हाई रहे बट वॉर ना हो। क्योंकि जैसे ही वॉर होगी आपकी बाइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो वो वॉर नहीं चाहते, वो टेंशंस चाहते हैं। तो पड़ोसी देशों में हमेशा टेंशंस बनी रहे, ये यूएस के इंटरेस्ट में है। वॉर यूएस के इंटरेस्ट में नहीं है। जैसे ही वॉर होगी यूएस वॉर रुकवाना चाहेगा, आप कभी भी देखिएगा। हाँ, ऑफ कोर्स ऐसा होता भी है। और आज भी मुझे लग रहा है कि जो पाकिस्तान है वो अमेरिका के, जैसे ही भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हुए, जैसे ट्रम्प के दौर में अगर आप देखेंगे तो तुरंत पता लग जाता है कि अरे भाई साहब ये तो फिर पाकिस्तान के साथ टाई अप उनका बड़ा ऐसा ही है। तो इंटरेस्ट सेम है ना। इंटरेस्ट सेम है ना। तो वो है। सर एक लास्ट क्वेश्चन और है
और इसके बाद इस पॉडकास्ट का अंत करेंगे और मुझे अगला टॉपिक भी मिल गया है कि किस चीज पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, क्या अखंड भारत बनना संभव है या सिर्फ एक संकल्पना या परिकल्पना मात्र है? मतलब ये देखो, जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स, ये मेरा पॉलिटिकल क्वेश्चन लगा है आपको? फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। ये पॉलिटिकल क्वेश्चन लगा या थोड़ा एकेडमिक्स लगा? एकेडमिक्स से रिलेटेड? ये एकेडमिक्स मिक्स क्वेश्चन है। मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, पॉलिटिक्स इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। पॉलिटिक्स में जो संभव नहीं दिखता वही हो जाता है, और पॉलिटिक्स में क्या नहीं हो सकता ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना? तो अखंड भारत होना संभव है। इस संभावना से पूरी तरीके से इनकार भी नहीं किया जा सकता। ग्रेट। ठीक है ना? इस संभावना से पूरी तरीके से इनकार नहीं कर सकते। हाँ, ये कल बन जाएगा, परसों बन जाएगा, या 2 महीने बन जाएगा, ये 2 साल में ऐसा। बनेगा। अब एक बात हम इस तरफ जा रहे हैं, क्या अखंड भारत संभव है? तो दूसरी तरफ हमें ये भी सोचना होगा, क्या भारत का विभाजन और होना संभव है? तो ऐसी भी तो शक्तियां हैं जो भारत का विभाजन करना चाहती हैं। हाँ, भारत को बिल्कुल। ठीक है ना? तो क्या नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम बढ़ेगी? क्या कश्मीर को हम बेटर जोड़ पाएंगे अपने साथ? हम नॉर्थ ईस्ट को बेटर जोड़ पाएंगे? तो पहले हम अपनी आंतरिक चीजों को, समस्याओं को का निवारण कर पाएंगे। क्या हम एक और शक्तिशाली राष्ट्र की तरह उभर पाएंगे? हम अपनी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बना पाएंगे? हम $10 ट्रिलियन पहुंच पाएंगे? हम चाइना को चैलेंज कर पाएंगे? अगर हम ये सब कर पाएंगे, हम अपनी डिफेंस को इंडिजिनाइज कर पाएंगे, हम सेल्फ सफिशिएंट हो पाएंगे। जब हम ये सब हो जाएंगे, हम अखंड भारत भी बना पाएंगे। ओह, ग्रेट सर। सो अगेन थैंक यू सो मच सर, राहुल सर, इस पॉडकास्ट को करने के लिए। और अगला टॉपिक जो मुझे मिला है वो मैं आपको पॉडकास्ट खत्म होने के बाद बता ही दूंगा। मत बताओ, वो सरप्राइज रखो। हाँ, नाउ यू ओन अ डिनर टू मी। ऑफ कोर्स सर। सो अभी पॉडकास्ट को यहीं पर अंत करते हैं। और अखंड भारत की जो संकल्पना है वो आपके लिए क्या है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और किस मुद्दे पर आप चाह रहे हैं कि राहुल सर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ के तौर पर या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ के तौर पर राहुल सर अगली बार उस मुद्दे पर बात करें, या हम दोनों उस मुद्दे पर बात करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, अगेन पॉडकास्ट सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके गाइस, विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। ओके, keep working hard, and any doubt, any query, you can ask your doubts and queries in the comment section, okay, of the video, and we'll try to answer all your doubts and the queries. Best wishes, best of luck.